यदि दर्पण में आपका प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है, भले ही आप दर्पण से कितने दूर खड़े हैं, तो दर्पण संभवतः या तो समतल है या फिर उत्तल है। इफ योर इमेज appears to be erect, no matter how far you stand from a mirror, the mirror is likely to be either plane or convex. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक स्ट्रेट कंडक्टर के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने वाला जो नियम है वो है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। The rule that determines the direction of a magnetic field produced around a straight conductor carrying current is राइट हैंड थंब रूल। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, एक मोटरसाइकिल का आरंभिक वेग 5 मीटर पर सेकंड है, 3 सेकंड के पश्चात वेग 7 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो मोटरसाइकिल का 3 सेकंड में विस्थापन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 18 मिनट हो जाएगा। और इसका निकालने का जो फॉर्मूला है वो है S = ut + ½ at²। ठीक है, इधर है अ मोटरसाइकिल हैज़ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर 3 सेकेंड्स द वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकेंड एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मोटरसाइकिल इज इन 3 सेकेंड्स इज, तो वो हो जाएगा 18 मिनट। क्या आएगा इसमें? 18 मिनट आएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि किसी 50 kg के द्रव्यमान को 10 सेकंड में 8 मिनट की ऊर्ध्वाधर दूरी तक उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम शक्ति है, तो इसका आंसर हो जाएगा 500 वाट। इसमें जो है आप ग्रेविटी को मान लीजिए कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यहाँ पे जो पावर का फॉर्मूला होगा वो होगा P = mg/t। P = mg/t। द मिनिमम पावर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ मास ऑफ 50 kg अप टू वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर इन 10 सेकेंड इज, तो वो हो जाएगा इसका सही आंसर 500 वाट। ठीक है, टेक G = 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम न्यूटन की गति के नियम पर आधारित है, ये बात जो है वो सही नहीं है। इधर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो जो स्टेटमेंट ठीक नहीं है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉलोज फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो ये बात जो है गलत है। बाकी जो चीज़ ठीक है वो ये है कि ऑल बॉडीज इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये पॉइंट ठीक है। उसके बाद द वैल्यू ऑफ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज 0, ये बात भी सही है। एंड मास एंड वेट आर मेजर्ड इन डिफरेंट यूनिट्स, ये बात भी जो है वो ठीक है। इधर जो चीज़ ठीक है वो देख लेते हैं, तो ब्रह्मांड में सभी पिंड गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो ये पॉइंट सही है। पृथ्वी के केंद्र में जी गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है वो 0 होता है, और द्रव्यमान और भार को भिन्न भिन्न मात्रकों यूनिट्स में जो है मापा जाता है, तो ये बात भी सही है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि कोई पिंड किसी तरल में तब तैरता है जब उत्प्लावन बल उसके भार के बराबर होता है। इधर जो क्वेश्चन है वो ये है कि अ बॉडी फ्लोट्स इन अ लिक्विड ऑफ द बायोवेंट फोर्स इज इक्वल टू इट्स वेट, ऐसा होने पे जो है तैरता है। उसके बाद जो अगला सवाल है वो क्या है, 1 kg द्रव्यमान और आयतन 2 × 10⁻⁴ मीटर क्यूब का एक धातु का गोला पूरी तरह से जल में डूबा हुआ है। गोले पर जल द्वारा लगाया गया उत्प्लावन बल है। यहाँ पे जल का घनत्व जो है वो 1000 kg पर मीटर क्यूब दे रखा है, और G = 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है, तो इसमें आंसर हो जाएगा 2 न्यूटन। इधर जो है वो क्वेश्चन क्या है, अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ मास 1 kg एंड वॉल्यूम 2 × 10⁻⁴ मीटर क्यूब इज कम्प्लीटली इमर्स्ड इन वाटर। द बायोवेंट फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द स्फीयर इज, तो वो है 2 न्यूटन। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, और ग्रेविटी जो है वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है वो क्या है, 200 वोल्ट पर 60 वाट रेटिंग वाले एक प्रकाश बल्ब के सिरों के बीच 110 वोल्ट का विभवांतर है। इस प्रकाश बल्ब में क्षय होने वाली विद्युत शक्ति पावर है, और तो ये है 15 वाट इसका आंसर। ठीक है, इधर जो क्वेश्चन है वो क्या है, इधर जो क्वेश्चन है वो ये है कि ए light bulb related as 60 watt at 220 watt has a potential difference of 110 volt, और across its ends the power dissipated in this light bulb is, तो वो होगा 15 वाट। क्या होगा? 15 वाट होगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जो है वो किया जाता है? तो अभी सारी लेंस कन्वर्जिंग लेंस का किसका किया जाता है? कन्वर्जिंग लेंस का। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द सिंपल माइक्रोस्कोप, तो वो होता है कन्वर्जिंग लेंस यूज होता है इसमें। इसके बाद से नेक्स्ट वो है, जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को आकर्षित करती है वह कहलाता है वस्तु का भार।
क्या कहलाता है, वस्तु का भार। द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या होता है वो, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के 3 रत्नों, त्रिरत्न में से एक है। तो सम्यक दर्शन जो है वो जैन धर्म के 3 रत्नों में से एक है। इधर विच अमंग द फॉलोइंग इज 3 जेम्स त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म। तो ये राइट फेथ होता है, सम्यक दर्शन का मतलब सम्यक दर्शन है इसका आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द 3 जेम्स त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म। सम्यक दर्शना, सम्यक दर्शना होता है राइट फेथ, और सम्यक जनाना होता है राइट नॉलेज, और सम्यक चरित्रा होता है राइट कंडक्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, विच वन अमंग द फॉलोइंग मोटिव्स डज नॉट अपीयर इन हड़प्पन सील्स। तो लॉयन का जो है ना, लॉयन का मोटिव्स जो है वो नहीं दिखता था हड़प्पन की सील पे, बाकी हम्प्ड बुल का भी, एलिफेंट का भी, क्रोकोडाइल का भी दिखता था। काउ, कैमल, हॉर्स एंड लॉयन वर नॉट डिपिक्टेड ऑन द सील्स। इसमें जो क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हड़प्पाई मुहरों में निम्नलिखित में से कौन सा चित्र मोटिव नहीं मिलता है। तो सिंह जो शेर है वो नहीं मिलता है, बाकी कुबड़दार वृषभ जो बैल होता है, कुबड़ उठा हुआ, हाथी और मगरमच्छ जो है वो उसकी सील पे छपे हुए होते थे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा सबसे प्राचीन है। तो इसमें जो है काफी कंफ्यूजन है। ये मनुस्मृति जो है वो संस्कृत में लिखा हुआ है, अष्टाध्यायी ग्रामर की वो है, और सुश्रुत संहिता इसमें सर्जिकल एंड एनाटॉमिकल इंफॉर्मेशन दे रखा है। और भारत का नाट्य शास्त्र जो है ये सेग भारत मुनि के टाइम का है। तो निम्नलिखित ग्रंथों में से सबसे प्राचीन कौन सा है, इन सबका टाइम पीरियड वगैरह नहीं दे रखा है। तो किसी ने जो है इसका बताया है कि भरत का नाट्य शास्त्र सबसे प्राचीन है, भरत का नाट्य शास्त्र सबसे प्राचीन है। तो कुछ बोलते हैं कि सुश्रुत संहिता और अष्टाध्यायी जो है ये सबसे प्राचीन है। तो इसमें जो है कॉन्ट्रावर्सी वगैरह चल रही है। तो विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट टेक्स्ट। कोई बोलता है नाट्य शास्त्र ऑफ भारत, कोई बोलता है सुश्रुत संहिता, और कोई बोलता है अष्टाध्यायी, ठीक है। तो ये सभी डाउटफुल है। उसके बाद जो अगला सवाल है वो ये है कि अशोक के शिलालेखों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें भी मतलब कि कुछ बोलते हैं कि धौली महाशिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख किया गया है, ये पॉइंट सही है। तो कुछ बोलते हैं कि उत्तराखंड में कालसी महाशिलालेखों का स्थल है, ये सही है, ठीक है। तो इसमें भी कंफ्यूजन है कि कौन सा ठीक है। बाकी केरल में मिला महाशिलालेख संस्कृत में है, तो ये बात गलत है। बिहार में लघु शिलालेख केवल पाटलिपुत्र में ही मिलते हैं, तो ये बात भी गलत है, केवल पाटलिपुत्र में ही मिले, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, यहाँ पे देखो इसमें इंग्लिश में क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द अशोकाज इंस्क्रिप्शन इज करेक्ट। तो अशोका के इंस्क्रिप्शन के बारे में कौन सी बात सही है। तो ये बोलता है कि धौली हिल्स मेजर रॉक एडिक्ट मेक सम मेंशन ऑफ द कलिंग वॉर, ये उड़ीसा में है कलिंग, ठीक है। तो ये पॉइंट सही है। कुछ बोलते हैं कि कालसी इन उत्तराखंड इज अ साइट ऑफ मेजर रॉक एडिक्ट्स, तो ये बोलते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है कालसी इन उत्तराखंड, तो यहाँ पे ब्राह्मी स्क्रिप्ट लिखी हुई है, प्राकृत लैंग्वेज में जो है लिखा हुआ है। तो इसमें जो है डाउट है कि कौन सा जो है सही हो माना जाएगा, ठीक है। बाकी जो है इसमें जो 2 पॉइंट दे रखे हैं कि द मेजर रॉक एडिक्ट फाउंड इन केरला इज संस्कृत, तो ये बात गलत है। और माइनर रॉक एडिक्ट्स इन बिहार आर फाउंड ओनली इन पाटलिपुत्र, तो ये बात जो है वो गलत है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द आजीविकों इज नॉट करेक्ट। तो जो चीज़ आजीविकास के बारे में जो सही नहीं है वो बताना है। तो दे फाउंड एन अलायंस विद द जैनाज अगेंस्ट बुद्धिस्ट, तो ये बात सही नहीं है। बाकी जो चीज़ सही है वो क्या है आजीविकास के बारे में, दे डिड नॉट प्रैक्टिस डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और क्लास, दे हैड अ कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन एंड कैनोनिकल टेक्स्ट्स एंड दे प्रैक्टिस्ड सेवरी asceticism, often eating very little food, ठीक है। तो जो बात गलत थी वो ये थी कि दे फॉर्मड एन अलायंस विद जैनाज अगेंस्ट बुद्धिस्ट, तो ये बात गलत है। आजीविकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। उन्होंने बौद्धों के विरुद्ध जैनियों के साथ संगठन बनाया, ये बात सही नहीं है। बाकी आजीविकों के बारे में जो चीज़ सही है वो ये है कि उन्होंने जाति या फिर वर्ग के आधार पर भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया। उनके पास निगमित संगठन और धर्म वैधानिक ग्रंथ कैनोनिकल टेक्स्ट थे, और वे प्राय बहुत ही कम भोजन करके कठोर तपस्या करते थे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द यूज ऑफ स्टीरअप इन इंडिया। सो द कोणार्क हॉर्स स्कल्पचर सेंचुरी 1215 शोज अ रिंग स्टीरअप, ठीक है।
तो ये बात भी सही है। अब्रोड प्रोबेबली वुडन स्टीरअप अपीयर्स इन खजुराहो स्कल्पचर्स प्रोबेबली 10th सेंचुरी, ये बात सही है। द आयरन स्टीरअप वाज यूज्ड इन दिल्ली सल्तनत आर्मीज फ्रॉम द 13th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, ये बात भी सही है। तो हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? तो ऑल द 3 मींस स्टेटमेंट्स आर करेक्ट है। स्टीरअप क्या होता है? जैसे कि हम घर बनाते हैं तो वो जो नहीं होता, जो बीम डालने के लिए हम जो सरिये यूज़ करते हैं वो आयरन रॉड से जो है वो बने होते हैं, जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो स्टीरअप होते हैं। सो द कोणार्क हॉर्स स्कल्पचर सेंचुरी 1250 shows a ring stirrup. A broad probably wooden stirrup appears in Khajuraho sculptures probably 10th century. The iron stirrup was used in the Delhi Sultan's armies from the 13th century onwards. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि भारत में रकाब स्टीरअप के उपयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोणार्क अश्वमूर्ति कलाम सेंचुरी 1250 में एक वलयाकार रकाब रिंग स्टीरअप प्रदर्शित है। खजुराहो मूर्ति कलाओं संभवतः 10वीं शताब्दी में एक चौड़ा संभवतः कास्ट का रकाब दिखाई पड़ता है और 13वीं शताब्दी के बाद से दिल्ली सल्तनत की सेनाओं में लोहे के रकाब का उपयोग जो है वो किया जाता था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? ऋग्वेद संहिता में ईशुकृत और ईशुकार शब्दों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माता के लिए किया जाता था? तो बाण जो एरोज मतलब जो बनाते थे उनके लिए किया जाता था। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि in the Rigveda Samhita, use of the terms Ishukrit and Ishukara referred to the maker of. Ishu means arrows और कारा मतलब maker, ठीक है, या फिर doer। तो Ishukara मतलब arrows maker, ठीक है। तो in the Rigveda Samhita, use of the terms Ishukrit and Ishukara refer to the maker of arrows, बाण, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि which one among the following does not refer to the bow and arrow as a weapon of war in ancient India? तो इसका सही उत्तर होगा कुंता जो है ये एक मतलब बो एंड एरो नहीं था, ये स्पीयर या फिर लेंस था, ठीक है। बाकी जो शरणगा है वो भी बो होता है विष्णु का, और कोडांडा भी जो है विष्णु का बो होता है, और कर्मुका भी बो होता है, ठीक है। इधर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में युद्ध के शस्त्र वेपन के रूप में धनुष और बाण को सूचित नहीं करता है? तो कुंत जो है वो नहीं करता है, बाकी शारंग, कोदंड और कारमुक जो है ये बाण, धनुष इन सबको ही रेफर करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है मंजानिक शब्द का संदर्भ किस सैन्य उपकरण से है? तो पत्थरों को फेंकने के लिए एक उपकरण मैंगोनेल, ठीक है। उधर जो क्वेश्चन है ये क्या है कि व्हाट इज द मिलिट्री डिवाइस रेफर्ड टू बाय द टर्म मंजानिक? तो ये एंशिएंट और मेडाइवल मिलिट्री डिवाइस था जो कि कैटापुल्ट और सीज इंजन के साथ होता था। डिवाइस फॉर थ्रोइंग द स्टोन मैंगोनेल, ठीक है। ये मंजानिक एक सैन्य उपकरण जो है जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि इन मेडाइवल इंडिया द प्रोसेस ऑफ इंडिगो एक्सट्रैक्शन अंडरवेंट ग्रेट इंप्रूवमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ। तो कुछ ने इसका बोला कि इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिकल क्रशिंग टूल्स फॉर द इंडिगो स्टेम्स। कुछ ने बोला कि यूज ऑफ जिप्सम एंड लाइम मोर्टार्स इन मेकिंग द इनर सर्फेसिस ऑफ इंडिगो वाट्स वाटरप्रूफ। तो दोनों में से कौन सा कंसिडर किया जाएगा वो डिपेंड करता है। बाकी ज़्यादा सही जो है वो ये है कि यूज ऑफ जिप्सम एंड लाइम मोर्टार्स इन मेकिंग द इनर सर्फेसिस ऑफ इंडिगो वाट्स वाटरप्रूफ, ठीक है। इधर जो क्वेश्चन है ये क्या है कि मध्यकाल भारत में नील निष्कर्षण एक्सट्रैक्शन की प्रक्रिया में जो है निम्नलिखित के परिणाम स्वरूप अत्यंत सुधार हुआ। नील के तनों के लिए यांत्रिक पेराई उपकरणों के प्रयोग का प्रारंभ, कुछ ने ये कंसिडर किया है। कुछ ने कंसिडर किया है कि नील की टंकियों इंडिगो वैट्स के भीतरी सतहों को जल सह वाटरप्रूफ बनाने में जिप्सम और चूने के गारे का प्रयोग, ठीक है। बाकी नील की फसल की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उर्वरक का उपयोग, ये बात गलत है। और नील क्रूसिबल को शीघ्र ही गाद रहित करने के लिए दास श्रमिकों का नियोजन, ये बात भी क्या है, गलत है। Which one of the following is listed in the Aini Akbari as one of the Indian sciences prescribed by the Akbar for the scholars to learn at a school? बहुत सारों ने इसका आंसर जो है ज्योतिष बताया है, कुछों ने इसका आंसर जो है गणित बताया है।
तो इसमें जो है डाउट है इस क्वेश्चन में। विद्यालय में विद्यार्थियों के सीखने के लिए अकबर के द्वारा भारतीय विज्ञान के रूप में विहित किए गए निम्नलिखित में से किससे आईनी ए अकबरी में सूचीबद्ध किया गया है। कुछ मानते हैं गणित, कुछ मानते हैं ज्योतिष, ठीक है, आयुर्वेद, व्याकरण, ये सभी बाकी ऑप्शन में दे रखे थे, आप इसको चेक कर लेंगे। उसके बाद जो अगला सवाल है वो ये है कि भारत में यूरोपियों के द्वारा युद्ध के लिए उपयोग किए गए शस्त्रों के बारे में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फ्लिंट लॉक वाली बंदूकें बरसाती मौसम वेट वेदर में भी कार्य कर सकती थी, तो ये बात गलत है। संगीन बायोवेंट के जुड़ने से बंदूक निकट समाघात क्लोज कॉम्बैट में अधिक प्रभावी और खतरनाक शस्त्र बन गया, तो ये बात सही है। पिट्टवा लोहे रॉट आयरन के तोप के बैरल को ले जाना और चलाना आसान था, तो ये बात गलत है। यहाँ पे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द आर्म्स यूज्ड बाय द यूरोपियंस इन वारफेयर इन इंडिया। सो द फ्लिंट लॉक मस्कट्स कुड वर्क इवन इन द वेट वेदर, तो ये बात गलत है। द एडिशन ऑफ बायोवेंट मेड मस्कट अ मोर इफेक्टिव एंड डेंजरस वेपन इन क्लोज कॉम्बैट, तो ये बात क्या है, सही है। एंड द रॉट आयरन कैनोन बैरल्स वर इजी टू मूव एंड मैन्यूवर, तो ये बात जो है वो गलत है। तो यहाँ पे हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट, ओनली वन, ओके। तो उपरोक्त में से कितने कथन सही है, सिर्फ एक ही है। उसके बाद जो अगला सवाल है वो ये है कि व्याकरणाचार्य कात्यायन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो उनका संबंध पाणिनि और पतंजलि के बीच की अवधि से है, तो ये पॉइंट इसका हो जाएगा, ठीक है। इधर जो क्वेश्चन है वो क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ग्रामेरियन कात्यायना इज करेक्ट, सो ही बिलोंग्ड टू अ पीरियड बिटवीन पाणिनि एंड पतंजलि। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि ऋग्वेद की देवियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सिनी वाली संतान प्रदान करती है, सिनी वाली संतान प्रदान करती है। Which one among the following statement about the Rigvedic goddess is correct? sin वाली bestows children, ये बात सही है। बाकी उषा represents freedom from the sickness, तो ये बात गलत है। उषा मतलब सुबह होता है। आदिति is goddess of dawn, तो ये बात भी क्या है, गलत है। और राका is a goddess of speech, ये बात भी क्या है, गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है लिखा हुआ है कि उस अस्वस्थता से मुक्ति का प्रतीक है, तो गलत है। अदिति उषा काल की देवी है, गलत है। राका वाणी की देवी है, ये बात भी क्या है, गलत है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि बौद्ध देवी हारिति के बारे में कौन सा कथन सही है। तो बुद्ध ने उसे रक्त पिपासु यक्षी से एक परोपकारी मात्र स्वरूपा में परिवर्तित कर दिया था, तो ये बात जो है वो सही होगा। विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बुद्धिस्ट गॉडेस हारिति इज करेक्ट। सो शी वाज कन्वर्टेड बाय द बुद्धा फ्रॉम ब्लडथ्रस्टी यक्षी टू अ बेनिवोलेंट मैटरनल फिगर। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि साहित्यिक भाषा अपभ्रंश के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह 6वीं शताब्दी तक अभी गैर रिकॉग्नाइजेबल रूप में आ गई थी, ये बात सही है। और उसके बाद यह प्राकृत और संस्कृत के साथ क्षेत्रीय देसी भाषाओं के मिश्रण से विकसित हुई, तो एक और दो मतलब दोनों ही स्टेटमेंट्स जो है वो ठीक है। यहाँ पे इसमें जो क्वेश्चन है वो ये है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द लिटरेरी लैंग्वेज अपभ्रंशा। तो इट अपीयर्ड इन रिकॉग्नाइजेबल फॉर्म्स बाय द 6th century एंड इट डेवलप्ड आउट ऑफ मिक्सचर्स ऑफ रीजनल वर्नाक्यूलर्स विद द प्राकृत एंड संस्कृत। तो यहाँ पे जो है दोनों ही स्टेटमेंट्स ठीक हैं, ये कंसिडर किया गया है। कुछ लोग बोलते हैं कि सिर्फ इट अपीयर्ड इन रिकॉग्नाइजेबल फॉर्म्स बाय द 6th century, तो यह 6वीं शताब्दी तक अभी गया रिकॉग्नाइजेबल रूप में आ गई थी, बस यही बात सही है। और यह प्राकृत और संस्कृत के साथ क्षेत्रीय देशी भाषाओं के मिश्रण से विकसित हुई है, इस चीज़ को नहीं कंसिडर किया गया है। तो इसमें देख लेंगे क्वेश्चन जो है वो कौन सा जेन्युइन माना जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है वो क्या है कि हु कंपोज्ड Janul Abidin, who composed Jan Vilas, a history of the rulers of Kashmir in the time of Janul Abidin। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा भट्टावतार। क्या हो जाएगा, भट्टावतार। इधर क्वेश्चन पूछा गया है कि जैनुल आबिदीन के समय कश्मीर के शासकों का इतिहास जानविलास की रचना किसने की। तो किसने की, भट्टावतार ने। किसने की, भट्टावतार ने। उसके बाद अगला सवाल जो है वो ये है कि निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने भारत की जलवायु, इसकी भाषा, मुख्यतः संस्कृत, इसकी कला और संगीत और यहाँ तक कि इसके पशुओं की भी प्रशंसा की है। तो वो है नूह सिपीहर। क्या है वो, नूह सिपीहर। इन विच वन अमंग द फॉलोइंग works has Amir Khusro praised the climate of India, its languages, notably Sanskrit, its arts and music and even its animals। तो वो है नूह सिपीरह। क्या है वो, नूह सिपीरह।
उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग वर्क्स हैज़ रिटन इन अर्ली 18th सेंचुरी बाय द बंगाली पोइट रामेश्वर भट्टाचार्य। तो वो क्या था? शिव संकीर्तन। कौन? शिव संकीर्तन। शिव संकीर्तन कुछ लोग इसको मानते हैं कि धर्म मंगल, ठीक है, तो ये भी डाउटफुल है। 18वीं शताब्दी में आरंभिक वर्षों में बांग्ला कवि रामेश्वर भट्टाचार्य ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की थी? कोई बोलता है शिव संकीर्तन, किसी ने बोला धर्म मंगल। तो देख लेना इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट डे टेरिटरीज वाज आउटसाइड द लिमिट्स ऑफ अशोकाज एम्पायर। तो वो था ब्रह्मपुत्र वैली, असम। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान राज्य क्षेत्र अशोक के साम्राज्य की सीमाओं से बाहर था? तो ब्रह्मपुत्र घाटी, असम जो है वो बाहर था। बाकी बलूचिस्तान, उत्तरी बंगाल, कश्मीर घाटी, ये सभी उसके ही मतलब उसमें लिमिट में था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट डे टेरिटरीज वाज आउटसाइड द लिमिट्स ऑफ अशोकाज एम्पायर। ब्रह्मपुत्र वैली, असम जो है वो आउटसाइड द लिमिट्स ऑफ अशोकाज एम्पायर था। बाकी जो लिमिट्स ऑफ अशोकाज एम्पायर था तो वो था बलूचिस्तान, नॉर्थ बंगाल एंड कश्मीर वैली। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि तत्वों के संभारिक आइसोबार्स में क्या होता है? द्रव्यमान संख्या समान होती है। आइसोबार्स ऑफ एलिमेंट्स हैव सेम, क्या होता है इनका? सेम। तो इनका सेम होता है मास नंबर्स। मास नंबर्स इनका सेम होता है, ठीक है। ये मैंने पहले मास नंबर से लगाया था, फिर जो है उसके बाद ये गलत हो गया था। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि रदरफोर्ड के नाभिकीय परमाणु मॉडल से निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या नहीं की जा सकती? तो परमाणु की स्थिरता, इसकी व्याख्या जो है वो नहीं की जा सकती, ठीक है। इधर क्वेश्चन क्या था कि विच वन अमंग द फॉलोइंग कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। तो स्टेबिलिटी ऑफ द एटम जो है वो परमाणु की स्थिरता जो है वो नहीं एक्सप्लेन किया गया। बाकी जो है रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल से क्या चीज जो है वो एक्सप्लेन की गई थी? प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन द सेंटर ऑफ एन एटम एंड कंपैरिजन ऑफ साइजेस ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। रदरफोर्ड के नाभिकीय परमाणु मंडल परमाणु मॉडल से जो है जो चीज बताई गई थी वो था परमाणु के केंद्र में नाभिक की उपस्थिति, परमाणु और नाभिक के आकारों की तुलना और नाभिक धनावेशित होता है, ये चीज। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 11 है तो सही नाम, प्रतीक और संयोजकता क्या होंगे? तो सोडियम, Na और 1 होगा, ठीक है। इधर जो है इसकी वैलेंसी 1 होगी। इफ एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 11 द करेक्ट नेम, सिंबल एंड वैलेंसी आर सोडियम Na होता है और इसका वैलेंसी 1 होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग मृदु पेय, सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाने में किया जाता है? तो वो है CO2। क्या है वो? CO2। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन मेकिंग सॉफ्ट ड्रिंक्स? तो CO2 इज यूज्ड। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे यौगिक माना जाता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट को जो है यौगिक माना जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ कंपाउंड? कंपाउंड किसको माना जाता है? तो किसको माना जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट को ही माना जाता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट ही कंपाउंड है। यहाँ पे सिलिकॉन, टीन और सुगर सोल्यूशन नहीं है। सिलिकॉन, टीन, चीनी का घोल ये जो है कंपाउंड नहीं है, कंपाउंड है यहाँ पे सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद जो अगला सवाल है वो क्या है? अगला सवाल ये है कि रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑन गोल्ड फॉइल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ। तो इसने डिस्कवरी करी थी एटॉमिक न्यूक्लियस की। किसने की थी? एटॉमिक न्यूक्लियस की थी। रदरफोर्ड का सोने की पन्नी पर अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? तो किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? परमाणु नाभिक के लिए। अगला सवाल जो है वो ये है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु मेटलॉइड है? तो जर्मेनियम एक उपधातु मेटलॉइड है। इधर क्वेश्चन पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेटलॉइड? तो वो है जर्मेनियम। क्या है? जर्मोनियम। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑन गोल्ड फॉइल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेटलॉइड? तो वो है जर्मेनियम। अगला सवाल जो है वो ये है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के द्वारा निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या नहीं की गई है? किसी परमाणु में विभिन्न प्रकार के अवपरमाणु कणों, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की विद्यमानता, इसकी जो है व्याख्या नहीं की गई है, ठीक है। बाकी जो चीज डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में व्याख्या की गई है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर संघटन का नियम और गणित अनुपात का नियम जो है ये सभी डाल्टन के में की गई है, एटॉमिक थ्योरी में बताया गया है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में जो है क्या क्या बताया गया है? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में बताया गया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बताया गया है। लेकिन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी? जो चीज नहीं बताई गई है वो ये है कि प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन एन एटम। उसके बाद जो अगला सवाल है वो ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन ऑल लेविस एसिड्स? तो AlCl3 और CO3 पॉजिटिव और BF3 ये सभी जो है लेविस एसिड्स है। इधर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसमें सभी लुईस लुईस एसिड्स हैं? तो AlCl3, CO3 पॉजिटिव और BF3 ये सभी लुईस अम्ल हैं, लुईस एसिड्स हैं। उसके बाद जो अगला सवाल है वो ये है कि H2 पॉजिटिव, He और H2 और O2 पॉजिटिव स्पीशीज में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की क्रमशः संख्या है। तो H2 पॉजिटिव में है 1, He हीलियम में है 2 और H2 में है 2 और O2 पॉजिटिव में है 15, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है इसमें क्या है ये
नेक्स्ट सवाल में है विच ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द स्पीसीज H2 पॉजिटिव, He और H2 और NO2 पॉजिटिव रेस्पेक्टिवली आर। तो 1 2 2 15 है इसमें, ठीक है। उसके बाद जो अगला सवाल है वो क्या है, अगला जो सवाल है वो ये है कि FY 2024 में भारत के व्यापारिक निर्यात के प्रदर्शन के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर जो है विचार कीजिए। तो मशीनरी, उपस्कर और अन्य टिकाऊ वस्तुओं जैसे कि पूंजीगत माल, कैपिटल गुड्स की हिस्सेदारी में मूल रूप से कमी आई, और उपभोक्ता वस्तुओं, कंज्यूमर गुड्स और मध्यवर्ती वस्तुओं, इंटरमीडिएट गुड्स की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई। तो दोनों ही बात जो है वो सही है। इधर क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द परफॉर्मेंस ऑफ द मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया इन FY 2024। द शेयर ऑफ कैपिटल गुड्स सच एज मशीनरी, इक्विपमेंट एंड अदर ड्यूरेबल गुड्स डिक्रीज्ड सब्सटेंशियली एंड शेयर ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स इंक्रीज्ड। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर। उसके बाद जो अगला सवाल है वो क्या है, अगला सवाल जो है वो ये है प्रोजेक्ट नेक्सस। प्रोजेक्ट नेक्सस के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो यह सीमा पार तत्काल खुदरा भुगतान को समर्थ बनाने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय पहल है। विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रोजेक्ट नेक्सस इज करेक्ट। तो इट इज एन इंटरनेशनल इनिशिएटिव टू एनेबल द इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट्स। उसके बाद जो अगला सवाल है वो ये है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना करते समय आवासन हाउसिंग को एक मध्य के रूप में किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है। प्रमुख टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु, कोर कंज्यूमर ड्यूरेबल। इधर क्वेश्चन है व्हाइल कैलकुलेटिंग द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हाउसिंग एज एन आइटम इज क्लासिफाइड एज कोर कंज्यूमर ड्यूरेबल। कोर कंज्यूमर ड्यूरेबल।